हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट इस 11th स्टैंडर्ड का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें आपका नाम ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब इसमें सारी चीज़ें जो है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आने वाली है। जो भी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ आएगी, वो सारी की सारी पीरियोडिक टेबल की रहेगी। अब काम की बात जो है वो ये है कि केमिस्ट्री में अगर आपको पीरियोडिक टेबल ही नहीं पता तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ही वो सारी चीज़ें होती है। जैसे कि अगर पीरियोडिक टेबल से ही केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होता है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई थी जो पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली आती है, और लास्ट वाला क्लास शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी था। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी, और बेसिक चीज़ें हम लोग हमारे प्रीवियस वाले क्लासेस में भी पढ़ चुके। लेकिन जो आज का आपका क्लास है, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस लेकर, और कुछ क्वेश्चंस लेने के बाद हम लोग इसी चैप्टर को मतलब फिर से स्विच कर देंगे, मतलब कंटिन्यू कर देंगे उस पार्ट को। अब लास्ट वाले पार्ट में मैंने जो भी आपको बेसिक पढ़ाया था उसके जो 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे डिस्कस करना, जो आपका बुक का ही पार्ट है, तो वो क्वेश्चंस को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन का जो भी बेसिक रहेगा वो लास्ट वाले क्लास में मैं बता चुकी हूँ, तो जिनको भी वो वाला बेसिक देखना है तो एक बार जाके देख लो तो आइडिया मिल जाएगा। अब काम की बात यह है कि दिमाग में क्वेश्चन तो ये आया होगा कि चलो इसका नाम ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब मुझे यहाँ पे तो पीरियोडिक टेबल को याद रखना है। तो पीरियोडिक टेबल को याद रखने का मैंने यहाँ ट्रिक क्यों नहीं बताया? उसका रीज़न ये है कि मैंने एक ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के ऊपर में वीडियो बना दिया है। वो वीडियो कॉमन है 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग वो वाला वीडियो देख लो जो मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल को एकदम एक्सप्लेन, मतलब बहुत ही बेस्ट तरीके से ट्रिक्स के साथ में एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है, कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से पीरियड्स में आता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल का जो ट्रिक है उस वाले वीडियो में बता दिया है। और लास्ट वाले क्लास में तो सारा बेसिक देखा था। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने इस पार्ट को। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 97 का प्रॉब्लम 7.1। सो वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम 7.1 ऑन पेज नंबर 97। चलिए देखेंगे प्रॉब्लम 7.1 आपका क्या कहता है। प्रॉब्लम 7.1 वो ये कहता है, व्हाट इज द सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द 6th पीरियड एंटर। वो आपको पूछ रहा है कि बताइए सबशेल कौन सा रहेगा, कौन सा सबशेल रहेगा जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबशेल में आएगा इन 6th पीरियड। उसने इतनी चीज़ें आपको दे रखी है। ठीक है, 6th पीरियड भी बता दिया है, उसने आपको फर्स्ट एलिमेंट भी बता दिया है। वो पूछ रहा है कि सबशेल का नाम क्या रहेगा। तो देखो, अगर आप लोग बुक के हिसाब से इस क्वेश्चन को करने के लिए गए तो आपको कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, और किसी को तो ये वाली चीज़ समझ में भी नहीं आएंगी आखिर तक के। तो जैसे कि मैंने आपको इसके क्वेश्चंस को करने के लिए लास्ट वाले क्लास में एक बेसिक चीज़ बताई थी, बस हम लोग वही बेसिक चीज़ का यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं वो बेसिक चीज़ एक्चुअली है क्या। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ना 6th पीरियड की, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो काम की है वो ये है कि जब एग्जामिनर आपको 6th पीरियड दे रहा है, इसी का मतलब उसने आपको ये बताया है कि जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब ही n का वैल्यू जो है वो भी तो आपका 6 ही है ना। तो जब वो बात करेगा 6th पीरियड, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n का वैल्यू वो क्या है 6। ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। चलिए मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ 6th पीरियड की, तो 6th पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबशेल की स्टार्टिंग होंगी S से, फिर धीरे धीरे करके सब आएगा। S के बाद में P आएगा, P के बाद में D आएगा, D के बाद में F आएगा। मुझे उससे फिलहाल कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तो इस S को देखना है। ठीक है, तो 6th पीरियड में सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी S सबशेल से होगी, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका 6, तो जाहिर सी बात है इसके सामने कौन सा नंबर आने वाला है 6th। अब बताओ 6th पीरियड का अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट लूँगी, 6th पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट, तो वो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कौन से वाले सबशेल में जाने वाला है 6th। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एंटर करेगा, एंटर्स इनटू 6s सबशेल इन 6th पीरियड। ठीक है,
तो आपको वो बुक की लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको आपके कंसेप्ट को क्लियर करना है कि 6th पीरियड मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 6 है। 6th पीरियड में स्टार्टिंग तो हमेशा S से ही होती है ना, S P D F, बट सबसे पहले कौन सा आता है, S। जाहिर सी बात है, जब n का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे भी 6 ही आएगा। अब वो आपको बोल रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एलिमेंट का कौन से सबशेल में एंटर करेगा। फर्स्ट एलिमेंट का कौन से सबशेल में आएगा, जो पहले लिखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा 6th सबशेल। अगर सपोज आपको एग्जामिनर पूछता था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 5th पीरियड में कहाँ पे एंटर करेगा, तो सोचने की बात है, यहाँ 5th पीरियड है तो आप n की जगह पे क्या लोगे, 5th, तो कौन से सबशेल में आएगा, 5th पीरियड, 5th S में। अगर आपको पूछा जाए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन दी 4th पीरियड, तो 4th पीरियड में n का वैल्यू कितना रहेगा, 4, यहाँ पे क्या आएगा 4s, और आंसर क्या रहेगा 4s। मतलब कंसेप्ट को क्लियर करो, क्वेश्चन को रटो मत। अगर एग्जामिनर ने आपको 4s की जगह 3s पूछ लिया तो वो सब आपको आना चाहिए, बस आपको n का वैल्यू चेंज करना है, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7.2 की तरफ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं प्रॉब्लम 7.2 को। पढ़ेंगे क्वेश्चन को, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड। वो आपको बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 6th पीरियड। 6th पीरियड में आपके कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा है, उसने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं। और आप खुद बताओ, क्या सच में विदाउट पीरियोडिक टेबल को देखे आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो कि इस पीरियोडिक टेबल में इस पीरियड में इतने एलिमेंट है, इस पीरियोडिक टेबल में इस पीरियड में इतने एलिमेंट है। क्या सच में हम लोग बता सकते हैं बिना देखे? नहीं बता सकते। लेकिन सच में बता रही हूँ, यहाँ पे भी एक ट्रिक होता है जिसकी हेल्प से एक्चुअली हम लोग बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर में उस पीरियड में आपके कितने एलिमेंट रहेंगे। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एलिमेंट बताना, इट्स सीरियसली बता रही हूँ कि अच्छी बात है। तो चलिए देखेंगे, क्योंकि एलिमेंट को बताने का जो ये होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थिंग होता है, इतने इजीली नहीं बता सकते, बट ये ट्रिक का यूज़ करके बता सकते हैं। तो देखेंगे वो ट्रिक एक्चुअली क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6th पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ, तो 6th पीरियड में आपके कौन से सबशेल आते हैं। 6th पीरियड में आपका जो सबशेल आता है वो रहता है 6s, 4f, 5d और 6p। ये 4 सबशेल जो होते हैं ये आपके 6th पीरियड में आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन ये आ रहा होगा कि 6s के बाद में 4f क्यों आया, 4f के बाद में 5d क्यों आया और 5d के बाद में 6p क्यों आया। तो उन लोगों के लिए मुझे बस इतना ही कहना है कि ये वाला जो एनर्जी का ऑर्डर है ना, ये मैंने देखो आपको चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट या नेक्स्ट वाले प्रीवियस वाले क्लास में बताया था। मतलब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है आपका चैप्टर नंबर 4 11th स्टैंडर्ड का, उसके वीडियोस को ओपन करके देखो, तो उसमें शायद लास्ट वीडियो में ये वाली चीज़ आई थी। और मैंने आपको उस वक्त समझाया था कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाता है, सबशेल के एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर हम लोग एक लेक्चर को स्किप करके सेकेंड लेक्चर देखें, या एक चैप्टर को स्किप करके सेकेंड चैप्टर देखें, तो फ़र्क पूरे चैप्टर पर पड़ेगा। क्योंकि हर एक चैप्टर आपके इस तरीके से डिज़ाइन किए कि ये चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे गए तो उसका यूज़ आने वाला है। अब वो नहीं पढ़ा तो फिर कैसे इसको पढ़ेंगे, है ना। इसलिए आपको याद रखना है कि ये वाला एनर्जी का ऑर्डर मैंने वहाँ से आपको समझाया था कि कैसे क्या आता है, एक बार उसको देख लेना। चलिए देखेंगे इस चीज़ को। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में बेसिक में बताया था कि जो भी आपकी एस होती है, एस की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, पी की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, डी की होती है 14 की, और एफ डी की होती है 10 की, और एफ की होती है 14 की। और मैंने आपको ये भी बताया था एस आपको मिरर में 2 के जैसा दिखेगा। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 18। ये वाली चीज़ भी लास्ट वाले क्लास में बता दी थी। अब भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अब एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे ये वाली चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपके एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे 6s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ पे एफ सबशेल में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे भी आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे। यहाँ पे डी सबशेल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5d में भी 10 जाएगा, और पी सबशेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 6p में भी आपके 6 जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कैलकुलेशन कर लूँगी। किया मैंने कुछ भी नहीं है,
बस एक ही चीज़ की है, जो सबशेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिलअप कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं निकालने जाती हूँ तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, इसमें है 2 + 14 + 10 + 6। अगर आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, ये हो गया आपका 32, तो यहाँ पे आपका रहेगा 32। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 6th पीरियड आपको निकालना था कि 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना था वो मुझे सबशेल की कैपेसिटी से पता चल गया, मैंने उतने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को उसके अंदर फिलअप कर दिया। फिर मैंने इनका सम ले लिया और मुझे मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 32। इसी का मतलब ये हुआ कि देयर आर 32 एलिमेंट्स इन द 6th पीरियड। आपके 6th पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स है। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो किसी भी पीरियड के अंदर में तो मैं निकाल सकती हूँ। उसके लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है, जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही आपका एलिमेंट रहेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में जिसके लिए आपने कैलकुलेशन किया है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालते आ जाते तो आप लोग एलिमेंट आराम से निकाल सकते हो। चलिए देखेंगे जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपको पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में, मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में भी ये वाली चीज़ बताई थी कि टोटल आपके जो ग्रुप्स होते हैं वो 18 ग्रुप्स होते हैं, है ना। लास्ट वाले क्लास में देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड्स आपके 7 होते हैं और ग्रुप्स आपके 18 होते हैं। और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था लास्ट वाले क्लास में कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। तो एक बार उस चीज़ को देख लेना ताकि हम लोग को एक क्लियर व्यू मिल जाए कि एक्चुअली सारी चीज़ें क्या होने वाली है। चलिए, तो आपके ग्रुप्स होते हैं 18। अब मुझे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, एक आप लोगों को चार्ट बना के दूंगी। ये चार्ट टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है बट समझा के नहीं दिया है सिस्टमैटिकली। हम लोग समझ के चलेंगे इस चीज़ को और हमेशा याद रखना है, जब तक कि 12th में जब तक याद रखो फिर भूल जाना लगे तो। ठीक है, देखेंगे इस चीज़ को। चलिए, तो नेक्स्ट वाला पार्ट आपका ये कहता है कि जैसे कि ग्रुप कितने हैं, 18। तो जाहिर सी बात है कि अगर पीरियोडिक टेबल में आपके ग्रुप ही 18 है, मतलब आपको सारे ग्रुप के जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करना है, क्योंकि ग्रुप ये है, हर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल वाला रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे ग्रुप 1 को। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में जो भी आपका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 1 में आपका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS1। ठीक है, दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो कि जो भी आपके सबशेल रहेंगे, फिर से बार बार हमेशा ये वाली चीज़ बताऊंगी क्योंकि इस चीज़ के बिना काम नहीं होगा। हर जगह पे ये चीज़ आएगी कि जो भी आपके सबशेल है, सबशेल के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, S, P, D और F। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी जो होती है वो होती है यहाँ पे 2, 6, 10 और 14। ये चीज़ें अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। चलिए देखेंगे आगे। जैसे कि सबसे पहला जो है वो हमेशा S होता है, तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें NS का वैल्यू कितना है, 1। सोचने की बात जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, ट्रिकी है। देखो ग्रुप का भी नंबर क्या है, 1, इसलिए NS में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ग्रुप का नंबर है 1 तो NS में भी कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1। चलिए मूव करेंगे आगे। आगे मेरी जो चीज़ कहती है वो ये है, जब ग्रुप नंबर आ जाए 2, ग्रुप नंबर आ जाए 2, जब ग्रुप नंबर था 1 तो NS में भी थे 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ग्रुप नंबर आ जाए 2 तो NS में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो यहाँ पे आपका रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स।
और मूव करेंगे आगे। अब मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक का मुझे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का है, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट आएंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं अभी आपको ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट बस इसी के बाद में, इस टेबल के बाद में समझाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा के देना है, फिर आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आएगी। बट पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है, तो पहले इसको एक बार देख लेते हैं। सारे कंसेप्ट को मैं समझा के देती हूँ कैसे कैसे। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है NS0 to 2, N-1, D 1 to 10। ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे D मैंने 1 to 10 क्यों लिखा है। तो समझो, मैंने यहाँ पे D 1 to 10 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो D की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, आपकी D की कैपेसिटी ही तो 10 इलेक्ट्रॉन की है। D सबशेल की कैपेसिटी ही 10 इलेक्ट्रॉन की है। तो क्या आप D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? नहीं। अगर आपकी सपोज कैपेसिटी 2 रोटी खाने की है तो आप 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि वो आपकी डाइजेशन की कैपेसिटी है। इन द सेम फैशन जो इस D सबशेल की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को लेने की, वो सिर्फ और सिर्फ 10 ही है, आप उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे D में 10 नंबर लिखा है। अब सोचने की बात यह है कि मैंने S के बाद में यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिखा, इसीलिए क्योंकि S की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। S 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता, उसकी कैपेसिटी ही उतनी है, इसलिए यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे। अब यहाँ पे 12 तक तो हो गया, जाहिर सी बात है 12 के बाद में क्या आता है, 13, 13 के बाद में आएगा 14, फिर ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया ना, तो आपको आने वाले 12th और 11th के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आएंगे ग्रुप 13 में, ठीक है, तो ग्रुप 13 का आपका कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS2 NP1। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार मुझे कैसे याद रहेगा कि इसमें इतना है उसमें इतना है, मुझे याद तो रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब ग्रुप था 1 तो NS में भी कितना इलेक्ट्रॉन गया था, 1। जब ग्रुप था 2 तो NS में भी कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, 2। इसकी फिलहाल के लिए बात मत करो, मूव करेंगे आगे। अब अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 13 की, तो ध्यान से देखो कौन सी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से। ये है 2, ये है 1, 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 होता है 3। 3 के लिए ग्रुप कौन सा रहेगा, 13। फिर से देखो 2 + 1 कितना होता है, 3। 3 के लिए ग्रुप कौन सा रहेगा, 13। चलिए मूव करेंगे आगे, NS2 NP2। ठीक है, 2 + 2 कितना होता है, 4। जब 2 + 1 3 होता है तो ग्रुप मैंने 13 लिखा। जब 2 + 2 4 होता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस 2 + 2 4 होता है, तो 4 के लिए ग्रुप कौन सा रहेगा, 14। चलिए मूव करेंगे और आगे, ग्रुप 15 के लिए लिखेंगे NS2 NP3। 2 + 3 कितना होता है, 5। जब 2 + 1 3 था तो मैंने ग्रुप 13 लिखा। 2 + 2 4 था तो मैंने ग्रुप 14 लिखा। 2 + 3 5 होता है तो मैं ग्रुप कौन सा लिखूंगी, 15। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जनरल आउटर वाला किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको अगर ग्रुप पता चल जाए तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने ट्रिक लगा के लिख सकते हो, या दिमाग बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। बस देख लो 3 है ना, 13 है ना ग्रुप, तो इसका मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन लाने, तो NS में 2 NP में 1। अगर ग्रुप 15 आ जाए, इसका मतलब आपको कितने इलेक्ट्रॉन लाने, 5, तो NS में 2 NP में 3, इस तरीके से। ठीक है, चलिए और देखेंगे, ग्रुप 16 अगर आ जाए तो NS में 2 NP में 4। 2 + 4 कितना होता है, 6। 6 के लिए ग्रुप कौन सा रहेगा, 16। और देखेंगे ग्रुप 17 के लिए NS2 NP5। 2 + 5 कितना होता है, 7। ग्रुप कौन सा रहेगा, 17। अगर आ जाएंगे यहाँ पे NS2 NP6। 2 + 6 कितना होता है, 8।
8 के लिए क्या लिखेंगे ग्रुप का नंबर 18। तो इस तरीके से ये रहेगा आपका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। टेबल तो बुक में भी दे रखा है, टेबल मैंने यहाँ पे भी निकाल दिया है। काम की चीज़ जो है वो ट्रिक की है, ट्रिक जो है वो बुक में नहीं दिया है। तो ट्रिक याद रखना है, ग्रुप 1 में NS में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में NS में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 to 12 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगा। 13 में 2 + 1 3, तो ग्रुप कौन सा रहेगा 13। 2 + 2 4, ग्रुप कौन सा रहेगा 14। इन द सेम फैशन आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसके ग्रुप को निकालने का है, ठीक है। ट्रिक को याद रखो, ग्रुप पता चल जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख सकते हो, या तो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप ग्रुप बता सकते हो उस ट्रिक को देखकर। तो ट्रिक आपकी ये कहती है 3 में रहेगा 13, 4 में रहेगा 14, 5 में रहेगा 15, 6 में 16, 7 में 17 और 8 में 18, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। अब क्या करेंगे ना, हम लोगों ने ये तो देख लिया जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब जो काम की बात है वो आपकी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल के कैसे होगा। ब्लॉक वाइज भी तो क्लासिफिकेशन देखना है ना। अगर आपने ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन देखा ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये एलिमेंट इस ब्लॉक को बिलोंग करता है, ये एलिमेंट इस ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमें ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना, स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पीरियोडिक टेबल के अंदर में। अब मैं बात करती हूँ अगर ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बुक में तो वो पेज भर के दे रखा है, बट सीरियसली बता रही हूँ, क्या हमें सच में ये इतना बड़ा पेज पढ़ने की ज़रूरत है? क्या हमारे पास सच में इतना टाइम है कि हम लोग इतना बड़ा पेज पढ़ें? बिल्कुल भी नहीं। इतना टाइम का किसके पास है इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने के लिए? तो हमें एक्चुअली जो है ना की पॉइंट्स चाहिए, कि वो पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा काम के हैं, इफेक्टिव है, और वो पढ़ने के बाद हमारा काम हो जाए। तो वो इस बड़े से पेज को मैं आपको जस्ट एक छोटे से चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे रही हूँ। आपका उतना टाइम मैंने सेव कर दिया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे उस पर्टिकुलर टेबल को जो मैं आपको इस पेज के थ्रू बताने वाली हूँ। तो आप लोग बिल्कुल उस टेबल को एज इट इज़ अपने पास रख लेना, वो बहुत ज़्यादा काम का टेबल है। मैं हमेशा से जैसे आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ को कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ाती हूँ, इन द सेम फैशन में आज भी आपको वो वाली चीज़ कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखेंगे उस चीज़ को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है, कंपैरेटिव फॉर्म में, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा पॉइंट्स। हेडिंग है आपका ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग आपका रहेगा ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। पॉइंट में आपका पहला रहेगा एस ब्लॉक। देखो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट वाला क्लास देख लो, इसके पहले वाला सब बेसिक समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक कितने, एलिमेंट कितने, पीरियड कितने, ग्रुप कितने और टर्म्स होते क्या है, ठीक है। तो एस ब्लॉक। नेक्स्ट रहेगा भाई आपका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट में क्या आता है एफ ब्लॉक। बिल्कुल ऐसे कंपैरेटिव फॉर्म में ही लिखना है, ये चार्ट को संभाल के रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो पहला पॉइंट आपका रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डैश सबशेल। सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट जो आपका रहता है वो रहता है एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप बिलोंग टू any degenerate orbitals।
चलिए देखेंगे इस चीज़ को। ये पॉइंट्स काफ़ी काम के हैं। जब भी किसी भी चीज़ की कंपैरेटिव स्टडी करोगे, एक लास्ट वाला कॉलम जो रहता है, मतलब कॉर्नर का कॉलम, वहाँ पे पॉइंट्स के लिए दे दो। जनरली सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन में पॉइंट्स नहीं रहते, बट भाई हम जब कोई भी डिस्टिंग्विश बिटवीन को स्टडी करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम लोग किस पॉइंट के बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो ये रहे आपके वो पॉइंट्स। अब ये जो टेबल है ये सारा आपको खाली दिख रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 5 या 7 मिनट के अंदर में ये टेबल जो है ना, ये आप लोग खुद ही बिना देखे फिलअप कर सकते, ऐसा मैं आपको समझा के दूंगी। तो चलिए देखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ है, इसका नाम ही है एस ब्लॉक। तो दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना कि यार इसका नाम एस ब्लॉक क्यों है। तो देखो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि किसी भी का भी नाम एस दे दिया, इना मीना डिगा, ऐसा तो नहीं चलने वाला है। हर किसी का एक पर्टिकुलर नाम है। तो इसका नाम आपका एस ब्लॉक ही क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वो एंटर करेगा एस सबशेल के अंदर में। दिमाग में इतनी चीज फिट कर लो कि सबशेल के होते हैं 4 टाइप, एस पी डी एफ। ब्लॉक के भी होते हैं टोटल 4 टाइप, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। मतलब दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है, दिमाग में जो चीज लिंक होने वाली है वो आपकी ये है कि अगर ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके एस सबशेल में ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल। आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है, इसलिए ब्लॉक का भी नाम क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर बात करेंगे पी ब्लॉक की तो बिल्कुल यही वाला ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर दो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आया तो ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक। इन द सेम फैशन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आया तो ब्लॉक का नाम क्या रहेगा, पी ब्लॉक। तो मैं लिखूंगी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल, इसलिए ब्लॉक का भी नाम क्या है, पी ब्लॉक। आगे और मूव करेंगे, डी ब्लॉक में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके डी सबशेल में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल। और एफ ब्लॉक में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ सबशेल। ठीक है, तो जो सबशेल में एंट्री होगी ना इलेक्ट्रॉन की, वही एलिमेंट के ब्लॉक का भी नंबर रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्योंकि हमने अभी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था जनरल वाला, वो एलिमेंट्स का था ग्रुप वाइज। अब हम लोग ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका रहेगा वो यहाँ पे रहता है NS122। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों आ रहे हैं। तो याद करो, जैसे आपकी रोटी खाने की कैपेसिटी 2 या 3 होगी, वैसे भाई एस की भी तो इलेक्ट्रॉन को लेने की कुछ कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी कितनी रहती है, 2। अब बात करेंगे पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में आपका कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS2NP126। ठीक है, इसको दिमाग में फिट ये करना है कि पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन क्यों आए। क्योंकि पी की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की। मैं यहाँ 6 से ज़्यादा नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है। और एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आया, पी में आया ना, इसलिए ब्लॉक का नाम भी क्या रहेगा, पी ब्लॉक। चलिए आएंगे डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में जो भी आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है NS022 N-1 D1 to 10। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आया है, डी में आया है, इसलिए ब्लॉक का नाम भी क्या है, डी ब्लॉक। समझा या नहीं, लास्ट जहाँ पे आएगा वो आपका डी ब्लॉक आएगा। मतलब अगर आपको मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो क्या आप मुझे उसको देख के बता सकते हैं वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा, बिल्कुल देख सकते हैं। जस्ट आपको लास्ट वाला देखना है। अगर लास्ट डी है तो डी ब्लॉक, पी है तो पी ब्लॉक, एस है तो एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS2 N-1 D1 to 2 0 to 1। और यहाँ पे रहता है N-2 F
1 to 14। अब आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि F जो है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इसलिए ब्लॉक का नाम भी क्या है, S ब्लॉक, F ब्लॉक। F में मैंने 14 को क्यों भरा है, क्योंकि F की कैपेसिटी ही 14 है। ठीक है, चलिए अब आपको बोला गया है कि एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप के कौन से होते हैं जो इस ब्लॉक के अंदर में आते हैं। तो याद ये रखना है कि यहाँ पे आपके एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो होता है वो आपके एस ब्लॉक को बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में आपके आते हैं ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ठीक है, काम की बात जो है वो ये है कि दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने रोमन लिखा है, यहाँ पे नंबर क्यों लिखा है, कुछ लोगों के आता है। तो ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहाँ पे भी नॉर्मल वाले नंबर लिख सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई ये लिखो, हमें तो ग्रुप से मतलब है ना। ठीक है, चलिए अब जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में आपके आते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे समझ गया ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक में आते हैं, चलो मुझे ये भी समझ गया 13 टू 18 ग्रुप पी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन मैं ये कैसे याद रखूँ कि डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक के आते हैं। तो देख लो ना, यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे है 13 टू 18, तो इनके बीच में क्या कौन आने वाला है, 3 से लेकर 12 तक ही तो आएंगे ना। 1 2 यहाँ पे आ गया, 13 टू 18 यहाँ पे आ गया, तो बीच में यहाँ पे कौन आने वाला है, 3 से लेकर 12 तक के, है ना, 3 से लेकर 12 तक के बीच में आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 3 टू 12। रट्टा कुछ भी नहीं मानना है। यहाँ पे आपको जो रहेगा वो मैं बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलरली हम लोग नहीं बता सकते, वो इनर ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के भी अंदर में आते हैं, इसलिए उनका नाम इनर ट्रांजिशन होता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन के भी अंदर में आते हैं, तो इसलिए हम लोग इनका कुछ स्पेसिफिक नहीं बता सकते। चलिए अब देखेंगे एनी डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब अगर मैं बात करूँ तो देखो, मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में, बहुत काम का चैप्टर नंबर 4, उसमें मैंने आपको सारे शेप्स बताए थे ऑर्बिटल्स के। तो याद करो, एस में मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया था कि एस में एक ही होता है, और वो एस खुद होता है जिसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल, है ना। तो एस में आपका कोई भी डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, ओनली एस सबशेल, मतलब एस जो सबशेल है वो ही आपका एक ही डीजेनरेट ऑर्बिटल है। बट याद करो, पी में मैंने 3 डायग्राम बताए थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। याद करो उस क्लास को, याद करो। तो यहाँ पे आपके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल आते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और दिमाग के अंदर जाओ और घुसो और देखो, मैंने आपको डी सबशेल के भी डायग्राम बताए थे, याद है ना, 5 बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी के लोब एक्सिस के ऊपर आएंगे, किसी के लोब्स एक्सिस के बीच में आएंगे, इन बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस। तो उसमें आपके जो आते हैं ना, वो आते हैं डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ जेड एक्स, डी ऑफ x2 माइनस y2 और डी जेड 2। ये सारे के सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कितने 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हुए, देखो 1 2 3 4 5। तो डी सबशेल में आपके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल दिख ही रहे, उनको काउंट कर लो। और वही अगर मुझे पी में बताना है कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो कितने रहेंगे 1 2 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल। बट क्या इसमें कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल है, नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नो डीजेनरेट ऑर्बिटल। और अगर बात करेंगे एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में आपके आते हैं 2 टाइप की सीरीज। इट इन्वॉल्व्स लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो आई होप मैंने इस टेबल की हेल्प से आपको पूरा का पूरा पेज ही समझा डाला। पेज को पढ़ते बैठे थे तो समझ में नहीं आता, पूरे पेज को खोल के रख दिया आपके सामने टेबल के फॉर्म में, एकदम इजी लैंग्वेज में। तो अब मुझे बताओ, क्या मेरी गारंटी की जो थी, मैंने आपको जो दिया था कि आप लोग इस टेबल को बिना देखे लिख सकते हो, तो क्या आप लोग लिख सकते हो? बस दिमाग का अप्लाई करना है कि कौन से सेल में, अगर इसका एस ब्लॉक है तो सब सेल भी कौन सा रहेगा, एस। पी ब्लॉक है तो कौन सा आपका सबशेल रहेगा, पी सबशेल।
तो हम लोग ब्लॉक को देख के बता सकते हैं कि सबशेल कौन सा रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। साथ ही साथ जो लास्ट में आता है, जैसे पी आ रहा है इसलिए ब्लॉक का नाम भी क्या है पी, डी आ रहा है तो ब्लॉक का नाम भी क्या है डी, लास्ट में एफ आ रहा है ब्लॉक का नाम भी क्या है एफ। डीजनरेट ऑर्बिटल भी बता सकते हैं और ग्रुप भी तो बता सकते हैं ना। ग्रुप को भी रट्टा नहीं मानना है, 1 2 इधर आ गया, 13 to 18 इधर आ गया, तो बीच में कौन आने वाला है 3 to 12 लिख डाला उसको। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब हम लोगों ने इतना डिस्कशन तो कर लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 98 का प्रॉब्लम 7.3, जिसको हम लोग अभी करेंगे डिस्कस। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग मत डालो, पेज नंबर 98 निकालो टेक्स्ट बुक का, प्रॉब्लम नंबर 7.3 करते हैं उसको डिस्कस। क्वेश्चन में आपको कहा गया है, मतलब ये प्रॉब्लम 7.3 में आपको कहा गया है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्यू एलिमेंट ऑफ गिवन। मतलब उसने आपको क्या किया है ना, एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और बोला है कि बताओ उसमें आपका पीरियड कौन सा होगा, मतलब कौन से पीरियड का वो वाला एलिमेंट होगा। साथ ही साथ आपको पूछा गया है कि बताओ ग्रुप कौन सा होगा, कौन से ग्रुप का वो वाला एलिमेंट होगा। साथ ही साथ आपको पूछा गया है कि बताओ कौन से ब्लॉक का वो वाला एलिमेंट होगा। तो ये 3 चीजें आपको बताने की है। एलिमेंट जो आपको पूछे गए हैं वो है हेलियम, और साथ ही साथ आपको हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 1s2। सेकेंड एलिमेंट है आपका ज़ेनॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 5s2 5p6, ये चीजें क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ आपको दिया गया है सल्फर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको AU भी तो दे रखा है, उसका है एटॉमिक नंबर 79 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s15d10। देखो कैसा है ना, ये वाली चीज जो है ये आपको दे रखी है, क्वेश्चन में ये सब कुछ दे रखा है। अब आपको निकालना है कि ये सारी चीजें क्या होगी। ठीक है, देखेंगे इस चीज को। सबसे पहले तो आपको बताना है कि पीरियड कौन सा होगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका जो n है, n का वैल्यू है 1। अब यहाँ पे आपके n का वैल्यू है 1, अगर n का वैल्यू है 1 तो आपके यहाँ पे पीरियड का नंबर का भी वैल्यू कितना होगा 1। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये वाला एलिमेंट फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करेगा। देखेंगे सेकेंड में मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 5, मतलब यहाँ पे आपका पीरियड का नंबर भी कितना होगा 5। तो मैं कहूंगी कि ये वाला एलिमेंट आपके 5th पीरियड को बिलोंग करेगा। ठीक है, और देखेंगे आगे, यहाँ पे आपके n का वैल्यू कितना है 3, तो ये वाला एलिमेंट जो है इसका पीरियड का नंबर भी कितना हुआ 3, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो आपके 3rd पीरियड को बिलोंग करेगा। और मूव करेंगे आगे। अब सुनो, अब तो दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन आया होगा, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, बट ऐसे केस में आप क्या करोगे, जब एक तरफ आ जाए 6, एक तरफ आ जाए 5, फिर किसको देखेंगे। तो याद करो, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS ND 1 to 10। मतलब आपने को ये पता होना चाहिए कि NS और N-1D। तो अगर ये N का वैल्यू है 6 तो N-1 का वैल्यू कितना होगा 5, 6 - 1 का वैल्यू कितना होगा 5, तो ये रहेगा आपका वैल्यू। इसी केस में आपको याद रखना है, आप हमेशा 6 वाला ही मान के चलेंगे, क्योंकि आपको हमेशा S वाले की ही काउंटिंग करनी है। देखो यहाँ पे भी मैंने S का देखा, यहाँ पे भी मैंने S सबशेल वाला ही N देखा, यहाँ पे भी S सबशेल वाला ही N देखा, यहाँ पे दोनों केस आ गए, तो D वाला कभी मत देखना, कसम खाओ, आप हमेशा S वाला ही देखेंगे सबशेल। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। तो यहाँ पे आपका जो सबशेल है ना, मतलब ये N का जो वैल्यू है ना वो कितना रहेगा, आपका N का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 6, तो आपके पीरियड का नंबर भी कितना रहेगा 6, मतलब ये वाला एलिमेंट आपके 6th पीरियड को बिलोंग करेगा। ठीक है,
चलिए और देखेंगे। तो हम लोगों ने पीरियड सबका डिस्कस कर लिया, अब देखेंगे ग्रुप को। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप की, तो ग्रुप में आपको बस इतना याद रखना है, सभी में पहले ग्रुप लिख लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 और दिख रहे हैं 6। 2 + 6 कितना होता है? 8। अगर नंबर आ जाए 8 तो ग्रुप का नाम क्या रहेगा? ग्रुप का नंबर क्या रहेगा? 18। क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 + 6 हुआ 8, तो 8 के लिए ग्रुप कौन सा रहता है? 18। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, 2 + 4 कितना होता है? 6। अगर आ जाए 6 तो ग्रुप का नंबर कितना रहेगा? 16। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 10, 10 + 1 कितना होता है? 11, तो ग्रुप का नंबर भी कितना रहेगा? 11। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे बताना है ब्लॉक को, ब्लॉक कौन से ब्लॉक को मेरा एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो बस इतना ही समझ लो कि यहाँ पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया? पी में, इसलिए एलिमेंट का नाम भी क्या रहेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया? पी में, इसलिए ब्लॉक का नाम भी क्या रहेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया? डी में, इसलिए एलिमेंट का नाम भी क्या रहेगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो दिमाग में आपको फिट कर लेना है कि जब आप पीरियड का नंबर बताएंगे, पूछेंगे, तो आपको हमेशा एस वाले को ही देखने का है। ठीक है, जब आप ग्रुप का नंबर पूछेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे। 4 + 2 6 हुआ तो ग्रुप का नंबर रहेगा 16। 2 + 6 8 हुआ तो ग्रुप का नंबर रहेगा 18। 8 मतलब 18, 5 मतलब 15, 3 मतलब 13, 10 + 1 मतलब 11। और बढ़ेंगे आगे, अगर ब्लॉक पूछा जाए तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो भी सबशेल में जाता है वो रहता है आपका ब्लॉक। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने हेलियम को क्यों नहीं बताया? दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा ना कि ये सब पढ़ लिया, इसको ही क्यों नहीं पढ़ा? तो आप सुनो, हेलियम जो होता है उसमें याद रखना है, हेलियम एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। हेलियम जो होता है वो आपका एक गैस है, इसलिए वो ग्रुप नंबर 18 मतलब इनर्ट गैसेस को बिलोंग करता है। क्योंकि हेलियम एक गैस होती है तो वो इनर्ट गैसेस वाली फैमिली में आती है, साथ ही साथ वहां पे एस भी आपका कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसीलिए वो भी इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में जाएगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपका ब्लॉक रहता है वो रहता है पी ब्लॉक। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये गैस है तो इनर्ट गैस वाले फैमिली में ही आएगा। ये थोड़ा सा याद रखो हीलियम का, बाकी तो सब पे ट्रिक चल जाएगा, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपके ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। मतलब हम लोग ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो कैसे चेंज होते हैं, देखेंगे उस चीज को। ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। देखेंगे ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट को। अब इस टॉपिक के अंदर में आपको क्या देखने का है ना कि ब्लॉक में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एस ब्लॉक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब एस ब्लॉक में जो भी आपके एलिमेंट आएंगे उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी, क्या क्या अच्छे अच्छे पॉइंट रहेंगे जिनके वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये सारी चीजें हम लोग इस चीज में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग साइमल्टेनियसली सारे ब्लॉक की स्टडी करेंगे, एस ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे, मतलब एस ब्लॉक के अंदर में कौन से एलिमेंट आएंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेगी, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे इस पार्ट में कवर। तो चलिए देखेंगे उस पार्ट को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग देखेंगे एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक
तो एस ब्लॉक की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं ना, एस ब्लॉक एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे आपको याद जो रखना है वो ये है कि एस ब्लॉक में आपके दो ग्रुप आते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में आपके दो ग्रुप आते हैं, मैं आपको चार्ट के फॉर्म में समझा के दूंगी। पहला होता है आपका ग्रुप 1 और सेकंड होता है आपका ग्रुप 2। आप इसको रोमन लेटर में भी लिख सकते हो। जो भी आपका ग्रुप 1 होता है आप उसको बोलते हो अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। जो भी आपका ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। दूसरी बात, जो भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल वाला NS1, क्योंकि ग्रुप भी है 1 तो NS में भी कितना जाएगा 1। जो भी आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, क्योंकि ग्रुप भी है 2 और S में भी कितने इलेक्ट्रॉन आए 2। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरे ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना वो मुझे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कोई मुझे रीजन बता सकता है कि वो +1 क्यों दिखाएगा? सोचने की बात है ना भाई, उसके S में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डोनेट करेगा ना, तो चार्ज भी कितना आएगा +1 चार्ज। इसलिए आपके सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट देखो NaCl, KCl, LiCl, वो आपको कौन सा चार्ज दिखाते हैं +1, क्योंकि S में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं, चार्ज तो +1 ही दिखाएंगे ना। बात करेंगे इसकी, अगर NS में है एक इलेक्ट्रॉन तो चार्ज रहेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर NS में आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कितना रहेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपको दिखाते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके आयोनिक नेचर का होता है, आयोनिक नेचर का मतलब सॉल्ट फॉर्म करता है, और ये भी आपके आयोनिक नेचर का होता है। अब देखो दुनिया में एक्सेप्शंस तो हर जगह पे ही आते हैं, है कि नहीं? दुनिया में तो एक्सेप्शन भरे पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से मैच नहीं करते, तो उनकी कैटेगरी में आते हैं लिथियम और बेरिलियम। ये आयोनिक नहीं होते हैं, आर नॉट आयोनिक। इनके सॉल्ट आयोनिक नेचर के नहीं होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे आयोनिक होते हैं। और एक और बात जो यहाँ पे काम की है वो ये है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वेरी वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, मतलब किसी के भी साथ में बहुत जल्दी से रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बुक में खूब सारी कहानी दे रखी है, हमें वो सब कहानी नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मैंने आपको ये चार्ट के फॉर्म में सब बता दिया कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप आएंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल, ग्रुप 2 मतलब अल्केलाइन अर्थ मेटल। अगर है ग्रुप 1 तो NS में भी जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना रहेगा +1। अगर ग्रुप है 2 तो NS में भी जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना रहेगा +2। दोनों के दोनों रहते हैं आयोनिक नेचर के, बट दुनिया में कुछ एक्सेप्शन जो है वो है लिथियम और बेरिलियम। और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए ये दोनों के दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। एस ब्लॉक तो हो गया, पी ब्लॉक के एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनमें टोटल बहुत सारे ग्रुप आते हैं, ठीक है। पहला रहता है आपका ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और एक लास्ट रहेगा आपका ग्रुप 18, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के पी ब्लॉक में आते, मैंने उनको लिख दिया है।
हम लोग इसको भी चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारी कहानी बताऊंगी, जितना काम का है उतना पढ़ेंगे। जो भी ग्रुप 13 का एलिमेंट होता है उसको कहा जाता है बोरॉन फैमिली। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे एलिमेंट जो होते हैं वो बोरॉन से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या रहता है, बोरॉन फैमिली। जो भी ग्रुप 14 होता है वो कार्बन से स्टार्ट होता है। अगर स्टार्ट बोरॉन से होगा तो नाम रहेगा बोरॉन फैमिली, अगर कार्बन से स्टार्ट होगा तो नाम क्या रहेगा फैमिली का, कार्बन फैमिली। ठीक है। अगर ग्रुप 15 आ जाए, ग्रुप 15 स्टार्ट होता है एन से, तो नाम क्या रहेगा, नाइट्रोजन फैमिली। अगर बात की जाए ग्रुप 16 की, तो ग्रुप 16 में आते हैं आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से चालू होता है, इसीलिए नाम रहता है ऑक्सीजन फैमिली, और इसी को चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन को ही चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, याद रखना है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है इन चाल्कोजन फैमिली, तो आपको तो वहां पे आप फंस जाओगे कि चाल्कोजन क्या होता है, याद रखना है ग्रुप 16। ग्रुप 16, ग्रुप 17 में अगर मैं आ जाऊँ तो ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस, क्योंकि उसमें सारे के सारे आपके हेलोजेंस आते हैं। ग्रुप 18 के बहुत सारे नाम है। ग्रुप 18 का पहला नाम ये है, आपको इसको कहा जाता है इनर्ट गैस, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो भी आने वाले वो कैसे रहने वाले हैं, गैस। इनर्ट गैस को ही हम लोग एक और नाम देते हैं नोबल गैसेस। तो इनर्ट गैस या नोबल गैस आ जाए तो याद रखने का है वो आपके ग्रुप 18 को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए और बढ़ेंगे आगे। जो भी आपके ग्रुप 16 का एलिमेंट होता है वो आपको शो करता है -2 चार्ज, शोज -2 चार्ज। ठीक है, और जो भी ग्रुप 17 का एलिमेंट है वो आपको शो करता है -1 चार्ज। अब -2 और -1 भाई मुझे कैसे याद रहेगा कि ये -2 दिखाता है और ये -1 दिखाता है, मुझे पता कैसे चलेगा, इस रट्टा थोड़ी मारेंगे। तो सुनो, यहाँ पे है ग्रुप 16, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देने वाले। ठीक है, यहाँ पे है ग्रुप 17, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन देने वाले। अब सुनो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट के लिए मुझे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए मुझे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 16 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट के लिए मुझे 8 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, मतलब मुझे 6 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। इसलिए चार्ज भी कितना आया, -2। और बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ऑक्टेट के लिए मुझे इसमें कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, 1, इसलिए चार्ज भी कितना आएगा, -1। समझ में आया? तो चार्ज को रट्टा नहीं मानने का, चार्ज देखो कि 16 में 6 आता है, 6 से 8 बनाना है तो 2 ऐड करने का है, इसलिए चार्ज भी कितना आया, -2। ठीक है, चलिए जो आपके ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं इनको टुगेदर हम लोग कहते हैं रिएक्टिव नॉन मेटल्स। मतलब इसके अंदर में आपके नॉन मेटल्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनको कहा जाएगा रिएक्टिव नॉन मेटल्स। अगर रिएक्टिव मेटल्स पूछा जाए तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक के, अगर रिएक्टिव नॉन मेटल पूछा जाए तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 पी ब्लॉक के, याद रखना है। ठीक है, चलिए और पढ़ेंगे आगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट में आपके मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं और मेटलॉइड्स भी आते हैं। दिमाग में फिट कर लो, एस ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ मेटल आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों आएंगे। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वाला ब्लॉक जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट, कि डी ब्लॉक एलिमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। तो चलिए देखेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देखेंगे इस चीज को। तो नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक। अगर मैं बात करती हूँ डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में आपके आते हैं ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के सारे एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक में आते हैं।
अब आगे आपको जो याद रखना है यहाँ पे वो चीज ये है कि जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। देखो इनको ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम लोग इन एलिमेंट्स में मूव होते हैं ना तो प्रॉपर्टी जो होती है ना वो चेंज होते जाती है। जब मैं यहां से यहाँ पे मूव करूंगी ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के, तो मेरी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है चेंज, प्रॉपर्टी होती है चेंज, प्रॉपर्टी में दिखता है ट्रांजिशन, इसलिए एलिमेंट का नाम भी क्या है, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। समझा या नहीं? और बढ़ेंगे आगे। काम की चीज जो है वो ये है कि ये जो एलिमेंट होते हैं यूज्ड एज, इन एलिमेंट के बहुत सारे काम है। पहला काम ये है कि ये एलिमेंट अलग अलग कैटलिस्ट बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कैटलिस्ट क्या होता है, वो सब हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में 12th में। तो कैटलिस्ट जो होता है वो आप लोग पढ़ लेना अगर आपको अभी जानकारी चाहिए तो, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो भी आपका कैटलिस्ट है उसके लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये एलिमेंट आपको मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं ना ये आपको शो करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, और मैं बोल सकती हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। ये जो होते हैं ये वेरिएशन दिखाते हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको वेरिएशन दिखाते हैं, शोज वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ये वेरिएशन दिखाते हैं, अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। सोचो अगर ये अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, अगर ये अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के कलर भी तो दिखाएंगे ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी शो वेरिएबल कलर। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैटलिस्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी दिखाते हैं, पैरा फेरो डायमैग्नेटिक, वेरिएशन दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब बताओ अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो अलग अलग कलर भी तो दिखाएंगे ना। तो याद रखना इसको, बहुत बहुत काम का है, स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे लास्ट में आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर मैं बात करती हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनमें आपकी टोटल 2 टाइप की सीरीज होती है, ठीक है। जो पहली सीरीज होती है उसका नाम होता है लैंथेनाइड सीरीज, और जो भी आपकी सेकेंड सीरीज होती है उसका नाम होता है एक्टिनाइड सीरीज। तो पहली सीरीज का नाम है लैंथेनाइड सीरीज और सेकेंड सीरीज का नाम क्या होता है, एक्टिनाइड सीरीज। ये दोनों के दोनों सीरीज इसमें आती है। अब जो भी आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं आप उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो, इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना कि भाई ये चल क्या रहा है, कहीं पे ट्रांजिशन आ रहा है, कहीं पे इनर ट्रांजिशन आ रहा है। तो सुनो, जब बात करूंगी डी ब्लॉक की तो उसका नाम रहता है ट्रांजिशन, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में चेंज दिखाते हैं, ट्रांजिशन दिखाते हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ना वो डी ब्लॉक के भी अंदर में आते हैं। अगर ध्यान देते हो इनके कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है, NS N-1D, ठीक है, और N-2F। अब सुनो, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं और मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे आपका एक माइनस आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, डी ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको मैंने बोला है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, जैसे कि है NS N-1D N-2F, तो यहाँ पे देखो ये कितना ज्यादा इनर में है, ये ट्रांजिशन है
और ये ट्रांजिशन के भी अंदर है, क्योंकि ये तो n-1 है बट ये तो n-2 है ना, ये ट्रांजिशन के भी अंदर में है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। समझा या नहीं? क्योंकि ये ट्रांजिशन के भी अंदर में आते हैं, ये तो n-1 है, ये तो n-2 है। समझा? अब देखेंगे, बहुत बार आपको पूछा जाता है कि लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में एटॉमिक नंबर कौन से होते हैं एलिमेंट के। तो आपके लैंथेनाइड सीरीज में जो चालू होती है, लैंथेनाइड सीरीज वो चालू होती है लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक के 57 to 71। यहाँ पे आपकी जो सीरीज चालू होती है वो चालू होती है एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक के, ये होता है 89, ये होता है 103। ठीक है, यहाँ से बताने का, बुक में यहाँ से दे रखा है इसके बाद वाले एलिमेंट से, बट ऐसा नहीं होता है, बुक में गलत दे रखा है, ऐसा नहीं होता है कि इसके बाद से चालू होगा, वो यहाँ से चालू होता है। समझा या नहीं? ठीक है, चलिए ये तो हो गया। जो भी आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं, लैंथेनाइड सीरीज, इनको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके मेटल्स ही आते हैं, फिट कर लो। एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल, डी ब्लॉक में सिर्फ मेटल, एफ ब्लॉक में सिर्फ मेटल, बट पी ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स तीनों। ठीक है, अब देखेंगे और आगे, यहाँ पे आपका बीच में कहीं पे आएगा यूरेनियम। ठीक है, बीच में कहीं पे यूरेनियम आता है, तो इस यू का मतलब होता है यूरेनियम। ठीक है, तो आपका जो भी एलिमेंट यूरेनियम के बाद में आते, द एलिमेंट्स which comes after uranium, the element which comes after uranium, जो भी एलिमेंट्स आपके यूरेनियम के बाद में आते हैं, आप उनको बोलते हो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट याद रखना है, अगर कहीं पे ट्रांस यूरेनियम आ जाए तो याद रखना है कि वो एलिमेंट यूरेनियम के बाद में आते हैं, इसीलिए तो मैंने उसको नाम दिया है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो आई होप कि मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज सारी की सारी समझा के दी है वो आपको सब समझ गई है। मैंने आपको ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक बताए, ब्लॉक का नाम बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाले बताए, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you find this video interesting, then please do like, share, comment and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. Like तो बनता ही है, please do like. Thank you.